हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स। तो ये टॉपिक में स्टार्ट करूँ, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस हेडिंग का और लिमिट्स का मतलब क्या हो रहा है। देखो, लिमिट का मतलब ये होता है स्पेशली कि एक स्पेशली सीमा, इससे आगे नहीं जा सकते। अब सीमा मतलब किसी लड़की का आप नाम समझ लेना, और कोई गर्ल्स स्पेशली ये वॉच कर रही है तो आप ये मत समझना कि उनकी बात की जा रही है। लिमिट्स मतलब एक इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसको बताने के लिए पहले मैं सिंपल से दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने देखा था हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा है, और इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर स्पेशली जो 2 से 3 महीने थे हम लोग सभी घर के अंदर थे। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जब इस लॉकडाउन से पहले अगर हम बात करें तो हम लोग घर से बाहर जा सकते थे, स्पेशली रेस्टोरेंट्स के अंदर हम जा सकते थे, हम जिम जा सकते थे, हम डिफरेंट टाइप्स के फूड्स जो है, जो खाने के शौकीन थे, जिनको पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, जो भी चीज़ें खानी थी वो सारी चीज़ें खा सकते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण एक लिमिट हो गई, एक सेट हो गई कि आप घर के अंदर जो बना हुआ है, जो दाल रोटी जो मिल रही है वही चीज खा लो बेटा, इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आया? लिमिट मतलब इससे बाहर आप नहीं जा सकते, एक जगह बंधे हुए हो। और सेकेंड एग्जाम्पल बताऊं लिमिट्स का मतलब, जैसे गवर्नमेंट ने आप लोगों को बोल दिया था कि घर से बाहर ना निकले, मतलब आप आपके घर के अंदर ही एक लिमिटेड जो एरिया है उसी लिमिटेड एरिया में रह गए हो, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये और लिमिट हो जाती है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और लास्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्योंकि टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और लिमिट्स का मतलब क्या है। थर्ड एक और एग्जांपल बताता हूँ। लॉकडाउन के पहले क्या था, फॉर एग्जांपल किसी एक लड़के की बात कर लेते हैं। वो लड़का जो है नॉर्मली पहले फ़ोन पे 2 से 3, 4, 5 घंटे तक कहीं ना कहीं पे इतनी देर तक बात करता था। ठीक है, अब कहाँ बात करता था, किससे बात करता था, ये मुझे भी नहीं पता, हम तो एग्जाम्पल ले रहे। तो 3-4 घंटे आराम से बात कर लेता था लॉकडाउन के पहले। लेकिन अब लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन में लगने के बाद अब वो लड़का है शायद वो मुश्किल से 10 मिनट कहीं या ना के बराबर बात कर पा रहा है मोबाइल फ़ोन पे। अब क्यों हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, शायद वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो फ़ोन पे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता है। हो सकता है घर वाले रहते हैं आसपास, सारी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है। और इसी तरीके से जो लिमिट्स थी स्पेशली सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स के अंदर, कैसे ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट बड़े लेवल पे नहीं जा पाया और एक लिमिट, एक दायरे के अंदर ही सीमित हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। और सिविल डिसओबीडिएंट के अंदर जो लिमिट्स थी, क्या किस तरीके से ये बड़े लेवल पे नहीं जा पाया, उसको हम यहाँ पे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं आगे और करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट। डिसओबीडिएंट मूवमेंट कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स के अंदर क्या लिमिट्स थी, उन लिमिट्स को हम यहाँ पे देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, 2 लिमिट्स थी। पहली लिमिट्स तो ये थी कि हमारे देश के अंदर जो अनटचेबल जो लोग थे स्पेशली वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने। और सेकेंड नंबर की लिमिट्स ये थी कि मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं किया था। इन दोनों लिमिट्स को हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशली जो लिमिट्स हैं वो अनटचेबल्स पीपल्स की क्या लिमिट्स थी। तो सबसे पहले इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अनटचेबल्स कौन थे सोसाइटीज़ के अंदर। तो देखो, हमारे अगर इंडिया की बात करें और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जब 1947 हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिला था, और उससे भी पहले, मतलब हम बात करें लगभग 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में, और इसके पहले भी अगर आप देखोगे ना तो इंडिया की जो सोसाइटी स्ट्रक्चर थी ये अलग तरीके से थी। मतलब यहाँ पे क्या था, हमारे इंडिया के अंदर ब्राह्मण होते थे जिनको सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा माना जाता था, फिर क्षत्रिय होते थे। मतलब हम लोगों ने सोसाइटीज़ को अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रखा था। जैसे फ्रांस के अंदर था, फ्रांस के अंदर था कि नहीं, फर्स्ट स्टेट, नोबल, क्लर्जी, एंड जिसको हम थर्ड स्टेट्स को बोलते हैं कॉमन पीपल। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे भी 4 अलग अलग टाइप्स के जो लोग रहते थे। इसी में से एक जो ग्रुप होता था जिसको नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टेटस नहीं देते थे, जिनको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ ना ताकि आपको एक ही बार में वो चीज़ समझ में आ जाए, तो वो हो सकता है भंगी।
अब आप बोलोगे भंगीस कौन होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो साफ सफाई करते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, इन सारे लोगों को बेसिकली भंगी बोला जाता था। और हम बात कर रहे हैं 1920 के आसपास। इस समय या इसके पहले भी हमारे देश के अंदर इन लोगों को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता था। मतलब इन लोगों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इन लोगों को टच भी नहीं किया जाता था। इसीलिए इन पूरे लोगों को बोला जाता था अनटचेबल। हमारे यहाँ पे जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना कोरोना वायरस हुआ, इस कोरोना वायरस के कारण हम लोगों ने भी अभी अनटचेबल का जो इशू था इसको फॉलो करा। कैसे हम लोग एक दूसरे को टच करने से बचते हैं, दूर रहते हैं। अरे यार नहीं नहीं नहीं, शायद इसे कोरोना हो सकता है, हम लोग बार बार हैंड को सैनिटाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम सारे तरीके से प्रिकॉशन करते हैं। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये स्पेशली कर रहे हैं हम हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग। हम और गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी एक दूसरे से 2 गज की दूरी, बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कि 2 गज की दूरी से रहे, तो हम लोग इसके लिए ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पहले सोसाइटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था? लोगों का माइंड। लोग क्या करते थे, स्पेशली इन अनटचेबल्स, इन भंगीज की बात कर रहे हैं, जिनको उसके बाद दलित के नाम से जाना जाता था, दलित या ऑप्रेस्ड पीपल। इन लोगों के साथ क्या किया जाता था? इन लोगों के साथ ये किया जाता था कि पहली चीज़ तो इन लोगों को हाथ भी नहीं लगाते थे, इन लोगों को दूर ही रखते थे। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो इन लोगों के लिए मंदिर जो होते थे, मंदिर में इन लोगों का आना मना रहता था। वही चीज़ अगर मैं और आगे बात की जाए तो इन लोगों के लिए जो रोड पे अगर ये चलते तो रोड पे चलने के लिए भी इनको अलग अलग कहा जाता था। इवन कभी कभार तो ऐसा होता था, मान लो जब कोई ब्राह्मण या कोई हाई क्लास का लोग अगर उस रोड से जा रहे हो तो इन लोगों को बाहर कर दिया जाता था कि आप लोगों को यहाँ पे इस रोड से नहीं जाना है। इन लोगों के लिए टॉयलेट्स जो होते थे वो भी सेपरेट या अलग रखने की कोशिश की जाती। तो इस तरीके से इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इवन अगर मैं बात करूं, इन लोगों के लिए जो पीने का पानी, जहां से पानी पी सकते हैं, वो कुआं हो सकता है, वो नदी हो सकती है, रिवर हो सकता है, वेल्स हो सकती है, वहां भी इन लोगों को आने से मना किया जाता था। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर होता था। तो जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस को लगा कि ये जो अनटचेबल है, इस अनटचेबल्स के जो लोग थे, इनको कांग्रेस हमेशा अपने जो मूवमेंट्स करते थे उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कराती थी, उनको दूरी रखने की कोशिश करती थी। क्यों ऐसा करा कांग्रेस ने? तो कांग्रेस को डर था कि अगर वो इन लोगों को अपने साथ रखेंगे, हर फ्रीडम मूवमेंट्स में इंक्लूड करेंगे, पॉलिटिक्स में अगर इन लोगों को राइट्स दिया जाएगा, तो शायद ये होगा कि जो स्पेशली जो हिंदूज़ हैं, जो हाई क्लास के जो हिंदूज़ थे, जो सनातनीज थे, ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस इनसे दूरी रहती थी और इनसे बचने की कोशिश करती थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कांग्रेस को कि अगर आप लोग इनसे इतनी दूरी बना के रखोगे तो 100 सालों तक, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 100 सालों तक जो है ब्रिटिशर्स हमारे देश से बाहर नहीं जाएंगे। हमको इस एविल को, इस जो गलत प्रैक्टिसेस की जा रही है, इसको हमारे देश से हटाना होगा। इस तरीके से महात्मा गांधी जी का इस चीज़ पर बहुत ही बड़ा फोकस होता था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या करा, स्पेशली अनटचेबल्स के लिए तो पहला तो एक अच्छा सा नाम दिया, नया नाम दिया, जिसको बोला जाता है हरिजन। और हरिजन को अगर मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद हिंदी जैसे करने की कोशिश करूँ, हिंदी मुझे से इतनी तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद में अगर इसको अलग अलग करने की कोशिश करूँ 2 सेपरेट पार्ट में, तो हरि धन जन, मतलब हरि के जो जन हैं, जो हरि के बच्चे हैं, उसको बोला जाता है हरिजन। अब हरि मतलब आप ये मत समझना कि आपके घर के आसपास कोई रहते होंगे हरि अंकल, हरि काका या हरि पान वाले, उनकी बात नहीं की जा रही है। हरि पे यहाँ पे एक बात की जा रही है भगवान विष्णु की, है ना। तो उनका बोला गया कि हरि मतलब हरि और जन मतलब ये तो भगवान के बच्चे हैं। दैट मीन्स कि चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, ये गॉड जो है उन भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान के लोग हैं। आपको इस तरीके से इनको सोसाइटीज़ में नहीं, हम लोगों को इनसे डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या करा, इन लोगों को राइट्स मिले। कैसे राइट? जो इनको अधिकार नहीं थे ना, जैसे इनको पीने के लिए पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, इन लोगों के लिए टॉयलेट्स तक अलग है, इन लोगों के साथ बहुत जो गलत व्यवहार किया जा रहा था, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने इनकी डिग्निटीज़ को रख दिखाने के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ करी। पहला तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो जो है टॉयलेट्स तक साफ करी है। जैसा आप देखते हो कि नहीं, जब भी टीवी ऑन करते हो, खाना खाते हो और एकदम से अक्षय कुमार आ जाता है हार्पिक लेके, स्वच्छ भारत स्वच्छ
अभियान जो है दिखाता है। तो एग्जैक्टली जो गांधी जी थे ना, गांधी जी ने भी क्या करा, टॉयलेट साफ करी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर गांधी जी के सभी जगह जाके टॉयलेट साफ कर रहे थे? नहीं बेटा, गांधी जी पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने एक बताने की कोशिश करी कि हम लोग अपनी जो टॉयलेट्स है उसे हम खुद भी साफ कर सकते हैं, और उन लोगों के सम्मान के लिए महात्मा गांधी जी ने इस तरीके से वर्क करा था। क्योंकि गांधी जी जो थे ना, उस समय की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े लीडर्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इसके पहले गांधी जी ने खेड़ा के अंदर, चंपारण के अंदर, अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े जो सत्याग्रह मूवमेंट थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन करवाया था, जिसमें उनको सक्सेस भी मिली थी, जिसके कारण बहुत सारे देश के लोग गांधी जी को मत मानते थे। और गांधी जी चाहते ही यही थे कि कैसे ये अनटचेबिलिटीज को इस देश से दूर किया जा सके। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा, टॉयलेट भी साफ करी। और महात्मा गांधी जी ने इन लोगों के लिए स्पेशली बहुत सारे सत्याग्रह भी करे हैं, इन दलित लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को सोसाइटीज़ में बराबर स्टेटस या बराबर दर्जा मिल सके। तो ये तो बात हो गई, गांधी जी ये सोचते थे। लेकिन गांधी जी के अलावा जो स्पेशली जो दलित या ऑपरेस्ड क्लास के जो पीपल्स थे या ये जो लोग थे, इन लोगों का ये मानना था कि हम लोगों को इस तरीके से पावर नहीं मिलेगी, हम लोगों को तो खुद भी पॉलिटिक्स के अंदर जाना पड़ेगा, हम लोगों को ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, हम लोगों को एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, और स्पेशली हम लोगों को सेपरेट जो है इलेक्टोरल्स की डिमांड करना पड़ेगी। हम लोगों को जो है स्पेशली इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हम लोगों को जो है सीट्स रिजर्वेशंस की भी डिमांड करना पड़ेगी। तो इस तरीके से इन लोगों का मानना था, इन दलित के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, इन लोगों का मानना इस तरीके से था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे फेमस दलित लीडर्स जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्पेशली दलित्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जो 1930 में बनाई थी। और इसका पर्पस भी यही था कि कैसे दलितों का या स्पेशली ऑपरेस्ड क्लास पीपल्स का जो है सोसाइटीज के अंदर बराबर स्टेटस लेके आया जा सके। तो ये चीज तो हमको समझ में आ रही कि कैसे दलितों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था। इसी के साथ साथ ये जो दलितों के जो ग्रुप था, जो यूनियन था, इन्होंने क्या करा, जब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करा, तो इसमें इन्होंने बड़े लेवल पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं करा। स्पेशली अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के अंदर भी नागपुर की बात करूंगा, तो नागपुर और महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के जो दलित लोग थे, उन्होंने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स के अंदर ज़्यादा बड़े लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई पार्टिसिपेशन नहीं करा। यही सिविल डिसओबीडिएंट की जो सबसे बड़ी और सबसे पहली लिमिटेशंस क्या थी कि इन दलित लोगों ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ठीक है, अब इस पार्टिसिपेशन नहीं किया था, ये चीज हमको समझ में आ गई। इसके बाद आगे क्या होता, तो इसके बाद आपको पता होगा, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा था कैसे महात्मा गांधी जी लॉर्ड इरविन के कहने पे लंदन जाते हैं और राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, और वहां पे महात्मा गांधी जी का क्लेश, महात्मा गांधी जी एक तरीके से फाइट हो जाती, अगेंस्ट आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। तो ऐसा क्या हो गया था, ऐसा ये हुआ था कि जब सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था, वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे और महात्मा गांधी जी भी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब डिमांड करी, किस चीज की डिमांड करी थी, सेपरेट इलेक्टोरल्स की डिमांड कर ली थी। क्या होता है ये सेपरेट इलेक्टोरल्स, इसका मतलब ये होता है कि भीमराव जी ने, अंबेडकर जी ने डिमांड करी कि अब हम लोगों के लिए भी, स्पेशली डिप्रेस्ड क्लास पीपल्स के लिए भी, जिसको नॉर्मली हम आज की तारीख में शेड्यूल क्लास बोलते हैं, SC के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इन सभी लोगों के लिए भी हम लोगों को सेपरेट इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। सेपरेट इन लोगों के लिए जो है हम लोगों को इलेक्टोरल्स की डिमांड, इस तरीके से अंबेडकर जी ने डिमांड मांगी थी। और यही डिमांड सुन के महात्मा गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही बुरा लगता है, और महात्मा गांधी जी वहाँ से लंदन से रिटर्न आ जाते। और रिटर्न आने के बाद रिटर्न इंडिया आते हैं, और इंडिया में रिटर्न आने के बाद स्पेशली जब वो जेल में रहते हैं, तो उन्होंने एक आमरण अनशन स्टार्ट कर लेते, बोले जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक जो है मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मेरी इस डिमांड को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड ये थी, स्पेशली ब्रिटिशर से डिमांड नहीं थी इनकी डिमांड थी स्पेशली अंबेडकर जी से। और डिमांड ये थी कि अंबेडकर जी तुम मेरी बात मान लो, और ये जो सेपरेट इलेक्टोरल्स का जो डिमांड कर रहे हो, इस चीज़ को छोड़ दो जरा।
तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी क्या करते, बिल्कुल फास्ट भूख हड़ताल पे आ जाते, बोले मेरी डिमांड मान लो नहीं तो मैं भूखा रहूँगा, भूख हड़ताल कर लेता हूँ। जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि नहीं, पापा अगर आपने कोई चीज़ नहीं दिलाई तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। महात्मा गांधी भी जिस तरीके से इस चीज़ की डिमांड कर लेते हैं। पर हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि सर ये सेपरेट इलेक्टोरल होता है क्या और क्यों इस पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि गांधी जी जो भूख हड़ताल पे आ जाते तो लगभग 6 दिन तक महात्मा गांधी जी कुछ भी नहीं खाते पीते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, इन दलित्स के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह करे हैं और कभी कभी तो महात्मा गांधी जी ने 21 दिनों तक 21 डेज तक भी भूख हड़ताल पे महात्मा गांधी जी रहे हैं। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरल्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं देखो डिटेल में समझाता हूं क्योंकि मेरा फुल डिटेल वीडियो है। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, जो सेपरेट इलेक्टोरल्स था ना, इसमें इसकी डिमांड जो है ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अब ये होता क्या समझो जरा, मैं एग्जाम्पल के लिए दो फेमस स्टार ले लेता हूँ। एक स्टार मान लेते हैं हम अक्षय कुमार को ले लेते हैं, एंड सेकेंड नंबर पे मान लेते हैं शाहरुख खान को, ठीक है। दोनों बड़े बड़े फेमस सुपर स्टार्स हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है सबसे पहले अक्षय कुमार की, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि अक्षय कुमार जो है स्पेशली हिंदू कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाले हैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ठीक है। वही मान लेते हैं कि शाहरुख खान जो है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरल्स का मतलब क्या होता है, मान लो शाहरुख खान इलेक्शन में खड़े होते हैं, वहीं अक्षय कुमार भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, और ये दोनों जो लीडर्स जब खड़े होंगे, जब इनको वोट दिया जाएगा तो स्पेशली शाहरुख खान को जो भी लोग वोट दे सकते हैं वो कौन वोट दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, और कोई भी अदर जाति, अदर कास्ट, अदर रिलीजियंस का लोग जो है उनको वोट नहीं दे सकते। दैट मीन्स कि एक ही कम्युनिटीज के लोग उनको वोट दे पाएंगे। ऐसा था हमारे यहाँ पे 1909 के अंदर, जब मुसलमानों के जब इलेक्शन होते थे तो उसमें सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट होते थे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देते थे। और एज इट इज हिंदूज के लिए भी ऐसा था, जब हिंदूज के इलेक्शन होते थे तो जितने भी हिंदूज होते थे वही इलेक्शंस के अंदर कैंडिडेट बन सकते थे और उनको वोट देने वाले भी हिंदूज ही होते थे। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो रही है कि एक यूनिटी नहीं आ सकती। कैसे यूनिटी नहीं आ सकती, आप देखो जरा, आज हमारे डेट में इलेक्शन होते हैं और कोई भी पर्सन खड़ा हो इलेक्शन में, अगर वो मुसलमान भी होगा वो हिंदू भी होगा, वो सभी जगह जाता है वोट देने के लिए, और लोगों पर डिपेंड है कि उसको वोट किसको देना है। अगर वो हो सकता है हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान को भी वोट दे सकता है और मुसलमान हिंदू को भी दे सकता है। मतलब ये लोगों पे डिपेंड है कि उसे वोट किसको देना है, स्पेशली कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस के ऊपर, कैंडिडेट्स के वर्क के ऊपर दिया जाता है वोट। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मान लो अगर जब मुस्लिम्स को पता है कि हमको वोट जो है हमारे मुसलमान भाई देंगे और हिंदू को पता है कि हमें वोट तो सिर्फ हमारे हिंदू भाई लोग ही दे पाएंगे, तो क्यों हम हिंदूज के पास जाएं या क्यों हम अदर मुसलमान के पास जाएं। मतलब स्पेशली मुसलमान की बात करूं तो वो सोचेंगे क्यों लोग हम हिंदू के पास जाए, क्यों उन लोगों से वोट की मांग करें, क्योंकि उनका वोट तो हमारे पास आना नहीं है। इसी तरीके से हिंदू भी यही सोचेंगे क्यों हम मुसलमानों के पास जाएं, क्यों उनके अधिकार की बात करें, क्यों उन लोगों के लिए कोई भले की बात करें, क्योंकि उनका वोट तो हम लोगों को मिल नहीं सकता। इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से बड़ी गैप बनती जाएगी दोनों के बीच में और हमारी कंट्री कभी भी यूनाइटेड नहीं हो पाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते जब अंबेडकर जी ने डिमांड करने की सेपरेट इलेक्टोरल्स की, मतलब हिंदू के अलग वोट हो ही रहते हैं, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन था ही सही, अब स्पेशली दलित क्लास के लिए भी, ऑप्रेस्ड पीपल के लिए भी इस तरीके से डिमांड कर ली। इस चीज से गांधी जी नाराज होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी देश कभी भी इससे यूनाइटेड हो नहीं पाएगा और इसीलिए वो आमरण अनशन, भूख हड़ताल कर लेते कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक अगर मेरी बात को फुलफिल नहीं किया जाता तो मैं बिल्कुल भूखे मर जाऊंगा। इस तरीके से महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, एक तरीके से अनशन या भूख हड़ताल या फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली जो है अंबेडकर जी गांधी जी की बात को मान लेते और गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी उनकी भी बात को मानते हुए, ऐसा नहीं कि अंबेडकर जी की बात को पूरी तरीके से हटा दिया गया या निगलेक्ट कर दिया गया, गांधी जी अंबेडकर जी की भी बात को मानते हुए क्या करते हैं, हमारे इलेक्शंस के अंदर स्पेशली क्या कर देते हैं, सीटों का रिजर्वेशन कर देते हैं। जिससे आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे यहाँ टोटल लोकसभा के अंदर 552 सीट्स है, 552 सीट, जिसमें से अभी करंटली 545 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। और इन सीटों के अंदर हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है स्पेशली एसटी सीट्स के लिए। मतलब इन 545 सीटों में से 84 सीट्स जो है वो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। इस पे शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट जो है वो खड़ा हो सकता है। लेकिन
वोट सभी दे सकते हैं, मतलब वोट हर समाज के लोग दे सकते हैं, वो भले हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो भले सिख हो, वो भले मुस्लिम हो, वो भले जैन हो, कोई भी हो वो इनको वोट दे सकता है। इसी तरीके से एसटी के लिए, और एसटी के लिए जो है 47 सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये भी इसी चीज से आया था, जो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक डिस्कशन हुआ था। और ये कहाँ पे डिसाइड किया गया था, ये स्पेशली इसको जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो बातचीत या जो पूरा नेगोशिएशन या जो पूरी तरीके से जो फाइनलाइज किया गया था वो कहाँ पे, वो पूना के अंदर किया गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है पूना पैक्ट। और सितंबर 1932 के अंदर ये पूना पैक्ट के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को भी समझ में आया कैसे दलित जो थे सोसाइटीज के अंदर अलग थे, ये चीज हम लोगों ने देखी। इसी तरीके से सोसाइटीज के अंदर एक और जो ग्रुप था, जिस ग्रुप का नाम था मुस्लिम, और मुस्लिम कैसे सोसाइटी से अलग थे उसको हम यहाँ पे अब देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो मुसलमानों के लिए की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी जी ने, अगर आप लोगों को याद होगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद है 1920 और 21 के अंदर महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च किया था। और इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर मुसलमानों में बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने इस मूवमेंट्स के अंदर अपना योगदान दिया। लेकिन जब ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स को गांधी जी लॉन्च करते तो सिविल डिसोबीडियंस के अंदर मुसलमान पार्टिसिपेशन नहीं करते बड़े लेवल पे जैसा पहले किया गया था। तो क्या रीज़न था? तो रीज़न ये था कि 1920 से लेके 1930 तक के बीच की बात करें ना, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही जगह पे कम्युनल जो उसको बोला सकता है राइट्स, मतलब बहुत सारे दंगे से लेके बहुत सारी चीज़ें होती थी। और इसी के कारण हिंदू को डाउट था स्पेशली मुसलमानों के ऊपर, और मुसलमानों को डाउट था हिंदूज के ऊपर कि शायद ये हमारे बारे में अच्छी तरीके से सोच नहीं रहे, हमारे वेलफेयर के बारे में ये कोई भी बात नहीं कर रही है। और इवन अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस के अंदर भी जो स्पेशली हिंदूज का एक बहुत ही बड़ा तबका या बहुत ही बड़ा ग्रुप्स के लीडर्स हुआ करते थे, जो मुसलमानों को बहुत सारी जो राइट्स या जो अधिकार दिए जाने थे वो नहीं दिए जा रहे थे। तो इसी के लिए इन दोनों ग्रुप्स के बीच में आपसी लड़ाई या मतभेद तो थे इसे। लेकिन एक मौका ऐसा आया स्पेशली 1927 के अंदर, जब मुसलमानों ने स्पेशली जो सेपरेट इलेक्टोरल्स की जो डिमांड थी उस डिमांड को भी उन्होंने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया कि हमको कोई सेपरेट इलेक्टोरल नहीं चाहिए। वो इस गिव अप करने के लिए तैयार हो गए थे। और कौन लीडर थे ये? उन लीडर का नाम था स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना, जो आज की तारीख में जैसे हमारे यहाँ जो करेंसी नोट नहीं होते इस पर गांधी जी का फोटो है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो होता है। और जिन्ना ने गिव अप कर दिया, तो उन्होंने मान लिया था कि हम लोगों को नहीं चाहते कि कोई अलग नेशन या अलग कंट्री बनाए, हम गिव अप करने के लिए तैयार हैं, हम सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आप हम लोगों को अश्योरिटीज दे दो। किस चीज़ की अश्योरेंस दे दो? किस चीज़ की अश्योरिटीज दे दो? आप हम लोगों को स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप हम लोगों के लिए रिजर्व सीट रख दीजिए। और सेकंड नंबर पे जितने भी डोमिनेंस जो इलाके हैं स्पेशली जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पंजाब के अंदर, क्योंकि जो पाकिस्तान बना है पंजाब के कारण ही बना, और स्पेशली एक और जो पाकिस्तान था जो आज की तारीख में जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जाना जा सकता है, स्पेशली बंगाल, इन दोनों जगह में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो वहाँ जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग आप हमारे लिए जो है सीट्स रिजर्व कर दी जाए। तो इस तरीके से जो ये डिमांड थी 1927 के आसपास, तो ऐसा लगा था शायद ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एक दरार है, ये दरार पूरी तरीके से हट जाएगी, ये दोनों ग्रुप साथ में आ जाएंगे, कंट्री एक तरीके से यूनाइटेड हो जाएगी। इतनी अच्छी सारी सिचुएशन चल रही थी। लेकिन स्पेशली 1928 के अंदर जब ऑल पार्टी मीटिंग, सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई जाती है, उस पार्टी मीटिंग के अंदर स्पेशली जो एम.आर. जायकर जो थे, ये जो इनकी डिमांड थी किसकी? स्पेशली मुसलमानों की सीट रिजर्वेशंस की, उस डिमांड को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण मुसलमान जो है स्पेशली जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये इस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के अंदर इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं करता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था, उन्हें एक डर था, फियर था कि हम इस मेजोरिटेरियन या जो मेजोरिटी जो ग्रुप है इस कंट्री का, इस ग्रुप के अंदर
हमारी शायद जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, हमारी संख्या कम होने के कारण शायद हम लोगों के साथ सोसाइटीज़ में अच्छी तरीके से व्यवहार या बिहेवियर नहीं किया जा सकता है। हम लोग इनके कल्चर्स, इनके ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं सबमर्ज ना हो जाए, इस तरीके से इन लोगों को डाउट था। और इसी के कारण क्या हुआ कि ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के अंदर जो है मुसलमान भी जो है स्पेशली इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 2 लिमिटेशन देखी। पहला लिमिटेशन हम लोगों ने देखा क्यों दलित या जिसको ऑपरेस्ड क्लास पीपल बोलते हैं या जिसको अनटचेबल बोलते हैं, इन्होंने क्यों इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था या बड़े लेवल पे नहीं किया था, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर की बात करें। और सेकंड अगर हम बात करें, मुसलमानों ने क्यों स्पेशली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स के अंदर बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं किया था। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, शायद और काश अगर ये जो हिंदू और मुस्लिम का इतना बड़ा इशू नहीं होता और ये अगर एक साथ रहते तो हमारा देश आज की तारीख में अगर आप देखा जाए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक साथ होते, यूनाइटेड होते और हमारी कंट्री का बहुत ही बड़ा अमाउंट जो आपस में हमारी लड़ाई के अंदर लग जाता है, स्पेशली वेपन्स के अंदर लग जाता है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए, तो ये अमाउंट भी बचता है और हमारी सोसाइटीज स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही बेनिफिट हम लोगों के लिए होता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने देख ली स्पेशली क्या लिमिट्स थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स की, और ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने आज कवर करे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के बाद एंड में आप लोगों को जो है इसमें अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हो, टॉपिक थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो ना, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं और अगर कमेंट करने का टाइम है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।